स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी की दुनिया के जाने माने कलाकार मनीष शर्मा जी। हाय सर। राम राम विकास, थैंक यू सो मच। और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, थैंक यू सो मच। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? सर, शुरुआत करते हैं क्राइम पेट्रोल से। जो ऐसा लगता है कि अगर जो इंसान क्राइम पेट्रोल देखता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको जानता ना हो। हाँ यार, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्राइम पेट्रोल देखते हैं वो ज़रूर मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो अब जान जाएंगे। आप जान जाएंगे। आपको लगभग कितने साल हो गए क्राइम पेट्रोल करते हुए सर? क्राइम पेट्रोल तक करते हुए तकरीबन मुझे हो गए 12 से 13 साल। 12 से 13 साल? हाँ, मतलब मैंने आई स्टार्टेड इन आई थिंक 2009 में शुरू किया था। बीच में 2 साल कोविड की वजह से क्राइम पेट्रोल शूट नहीं हुआ, इसीलिए 12-13 साल मान सकते हैं। हाँ। और आपने लगभग एक्टिंग की शुरुआत कब की? लगभग एक्टिंग की शुरुआत उससे तकरीबन 3-4 साल पहले। 3-4 साल? हाँ, मतलब 2004 या 5 से आप बोल सकते हो कि मैंने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। जो रूपा गांगुली साथ जो आपने काम किया था वो क्राइम पेट्रोल से पहले का था? हाँ, क्राइम पेट्रोल से वो बहुत पहले का था। इनफैक्ट मेरा दूसरा या तीसरा सीरियल होगा वो संजीवनी, स्टार प्लस का, मतलब काफ़ी पॉपुलर सीरियल था। तो रोल वो बहुत अच्छा था, नेगेटिव कैरेक्टर था और मुझे बहुत पसंद था और पसंद है नेगेटिव करना। तो बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न। तो वो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ उसके साथ, बट वो ठीक था, अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था जो भी था थोड़ा। बट शानदार था। नेगेटिव कैरेक्टर में मैंने आपको शायद पहली बार देखा भी था, क्योंकि जब आपको मैंने देखा है टीवी पे तो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में ही देखा। और लगता है मुझे कि लोग अपने बच्चों से भी कहते होंगे कि डर के रहना वरना सर आ जाएंगे, ठीक कर देंगे ना। हाँ, मतलब क्राइम पेट्रोल मैंने जो करना शुरू किया उससे पहले मैंने जितना भी काम किया था वो मैक्सिमम काम मेरा नेगेटिव ही था। नेगेटिव ही था? सारा नेगेटिव था। क्राइम पेट्रोल में भी नेगेटिव ही शुरू किया था मैंने। एज अ नेगेटिव कैरेक्टर ही शुरू किया था आपने? नेगेटिव शुरू किया था मैंने, और क्योंकि उस समय पुलिस उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो कभी मैं मर्डर करता था, कभी जिसका मर्डर हुआ उसका भाई बनता था, कभी किसी लड़की का रेप हुआ तो उसका भाई बनाऊं, किसी लड़के ने मर्डर किया तो उसका दोस्त बनाऊं। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। आपको मतलब डायरेक्टर ने कहा होगा या फिर ऐसा किसने कहा कि आप पुलिस के रोल में एकदम परफेक्ट बैठते हैं, आप पुलिस करेंगे आप? नहीं, ऐसा कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, बस ये हो गया। थैंक यू सो मच टू सुबू सर कि जिन्होंने वो पॉसिबिलिटी देखी। एक्चुअली हुआ ये था कि उससे पहले हम लोग जो भी एपिसोड्स कर रहे थे उसमें सब यही चल रहा था। मैं मर्डर करता था, कभी मर्डर मतलब नेगेटिव कैरेक्टर रहता था? नेगेटिव करता था, वो सब करता था। तो धीरे धीरे फिर चीज़ें, एक एपिसोड क्राइम पेट्रोल का आया जिसमें हम लोग दिल्ली शूट करने के लिए गए। तो वो दिल्ली में एक केस हुआ था, धौला कुआं मर्डर केस। धौला कुआं ब्रिज है, उसके ऊपर एक लड़की को शूट आउट किया था, उसको मारा था। तो वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी जो सीबीआई ने उसको सॉल्व किया था। तो उसमें 2-3 लोगों की टीम थी, तो आई वाज वन ऑफ देम, मैं उसमें से एक पुलिस वाला बना था। बट उसके बाद से फिर ये शुरू हो गया एपिसोड के बाद से कि मैं क्राइम भी करता था और मैं पुलिस वाला भी बनता था। 1-2 एपिसोड मैंने क्राइम किया, फिर एक एपिसोड में मैं पुलिस वाला बन गया। तो मैं फ्लक्चुएट हो रहा था दोनों तरफ। फिर धीरे धीरे 2012 या आई थिंक 2013 से वो चीज़ें कब फिक्स हो गई और कब वो ये हो गया डिसाइड कि अभी हम सिर्फ कॉप करेंगे और वो करेंगे, तो वो बस हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि मतलब फैमिली देख रही है, टीवी देख रही है और एक एपिसोड कभी कभी रिपीट भी आते हैं, चलाते हैं चैनल वाले, कभी कभी ऐसा नहीं कि मान लो चल रहा है एक में आप बने हुए हैं गुंडे और अगला एपिसोड आया उसमें आप पुलिस वाले बने? हाँ, इनिशियल ऐसा हुआ था, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। बीच में एक दौर आया था जब क्राइम पेट्रोल रिपीट बहुत होता था। वो कुछ 12 बजे शुरू होता था और शाम को 6 बजे ख़त्म होता था। तो उसमें काफ़ी पुराने एपिसोड्स भी वो लोग टेलीकास्ट करते थे। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये कॉप वाला एपिसोड आ रहा है और उसके बाद जो एपिसोड आया उसमें मैं मर्डर कर रहा हूँ। आई होप अगर आप वेब सीरीज की तरफ जाएं, ऐसे आप मतलब क्राइम पेट्रोल कर ही रहे हैं, आगे अगर वेब सीरीज आप कर रहे हैं, आप निगेटिव करेंगे तो मतलब फाड़ के रख देंगे आप एज एन एक्टिंग में कि आप निगेटिव में आपका जाएगा। फाड़ने वाली कोई बात नहीं
ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है कि जो काम मिलता है बस उसको कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी से कर दें, और जितनी हमारी एज एन एक्टर समझ है उतनी सारी उसमें लगा दें, उसमें झोंक दें। जितना मतलब जो भी इतना टाइम बॉम्बे में किया है, जो भी काम किया है, उसका जो भी एक्सपीरियंस मिला है, बस उसको पूरा समेट के और देख के कि इसमें क्या हो सकता है उतना कर देते हैं। अब वो फट जाए या नहीं फटे या क्या हो क्या नहीं हो, उतना मैं नहीं सोचता हूँ भाई। ये एक्टिंग की दुनिया में हमारे कहते हैं ना कि खा जाना या फाड़ के रख देना, एकदम एकदम पर्दा फट जाए, इतनी अच्छी भयानक एक्टिंग करते हैं आप। नहीं, मैं ऐसा ना मैंने कभी सोचा है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये खा जाने वाली बात जो होती है ना, ये मुझे कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि जब एक आप दो एक्टर आमने सामने काम करते हैं जनरली, तो वो अपना कैरेक्टर कर रहा है, मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूँ। उसको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, मुझे मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है। अभी अगर सपोज मुझे उसको चांटा मारना है और ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि उसको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको खा गया। वो स्क्रिप्ट में ही लिखा था कि वो चाटा पड़ेगा तो वो उसको कुछ रिएक्ट करना ही नहीं है। तो स्क्रीन पे कैसा दिखता है कि अरे देखो उसने ऐसा चाटा मारा कि वो कुछ बोल नहीं कुछ पाया बोल ही नहीं पाया। वो बोल इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसको स्क्रिप्ट नहीं बोलना था उससे। स्क्रिप्ट में नहीं था। अगर उसको उसके कैरेक्टर के हिसाब से या स्टोरी के हिसाब से अगर उसको बोलना होता तो फिर वो अपने डायलॉग बोलता था। तो वैसा है, तो कभी कोई किसी को खाता नहीं है। हाँ ये है कि कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आपको अगर रिएक्ट भी करना है तो हो सकता है कि आपको जिस तरीके से रिएक्ट करना था आप उस लेवल पर रिएक्ट ना कर पाओ। वहाँ पे एक्टिंग 19-20 हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है कि जो दूसरा कैरेक्टर है वो आप थोड़ा सा हैवी लगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और ना कभी कोई कोशिश एक्टर कोई आई थिंक कोशिश करता होगा कि मैं इसको खा जाता हूँ यार, मैं इसको वो कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, मैं नीचा दिखा दूंगा, ऐसा कोई एक्टर नहीं सोचता होगा। सब ये सोचते हैं कि बस अच्छा काम हो जाए, क्योंकि इट्स ए टीम वर्क। अब लगभग 10 से 12 साल हो गया वो करते हुए। आप हमेशा लगभग कभी 6 की शिफ्ट रहती है 6 बजे पैकअप, 9 की शिफ्ट रहती है 9 बजे पैकअप। आप हमेशा वर्दी में ही रहते हैं। आप घर पहुंचते हैं, ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं ड्यूटी करके आया हूँ, और या फिर फैमिली कहे कि हाँ आ गए ड्यूटी से? हाँ यार ये तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। और क्योंकि इतनी आदत हो गई है ना उसकी, यूनिफॉर्म की इतनी आदत हो गई है कि इनफैक्ट जब हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे तब तो ऐसा लगता था कि वो यूनिफॉर्म को पहन के बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज क्राइम पेट्रोल मतलब कब इतना दिल के करीब हो गया ना करते करते, वो पता ही नहीं चला। मतलब क्राइम पेट्रोल को अगर बोले तो हमने मतलब जिया है, उसको प्यार करते हैं। मतलब वो हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा था, हम उससे बहुत इमोशनली जुड़ भी गए थे। तो उसको करने में बहुत मज़ा आता था। और यूनिफॉर्म की बात ही अलग होती है। आप इनफैक्ट आप ये यूनिफॉर्म की भी बात छोड़ दो, अगर आप कोई और भी यूनिफॉर्म में काम करते हो ना, तो अगर आप उसमें एक लगातार काम करते हो तो आपको वैसे ही लगता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने एक फ़िल्म की थी बटालियन 609, वो यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं, वो रिलीज़ भी हुई थी, अभी यूट्यूब पे है। तो मैंने वहाँ एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है। पाकिस्तान, दो इंडियन और पाकिस्तान आर्मी की कहानी है। तो मैं पाकिस्तानी सेकंड लेफ्टिनेंट बना हूँ, शोएब जमाल। तो हमने बीकानेर में शूट किया था और तकरीबन 1 महीने शूट किया। तो जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे ना, जो हम लोग बीकानेर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जाके शूटिंग करते थे, तो हमें सुबह 4:30 बजे होटल से निकलना होता था बीकानेर से। वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगता था। तो हम 7 बजे 7:30 बजे पहुँचते थे, फिर अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया सब किया, फिर 9 बजे काम शुरू किया और फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे पैकअप किया। और अगर नाइट सीन है तो फिर 11-12 बजे तक भी शूट करते थे। और पूरा रेगिस्तान, पूरा अच्छा खासा सेटअप लगा था वहाँ पे, पूरा टेंट्स वेंट्स लगाए थे, सारी चीज़ें थी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई में एक मतलब कहीं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हम लोग। तो उस काम को करने में बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ पे भी ये हुआ था कि कुछ दिन वर्दी पहनने के बाद ना वो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम लोग वाकई में सोल्जर हैं, चाहे पाकिस्तानी है क्यों ना हो, बट लगा था कि हाँ मतलब वो सोल्जर वाली लाइफ थी। मतलब जैसे हम actor। लोग दोपहर में वहाँ कुछ कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान है, मिट्टी है वहाँ, वैनिटी जाने का मतलब ही नहीं है। तो वैनिटी आप वहाँ लेके जा ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते थे, वो जो टेंट्स जो बने हुए थे वहीं पे अंदर लेट जाते थे मिट्टी के ऊपर। और उस वक्त तो वहाँ पे वो अपना सुनील शेट्टी साहब का वो डायलॉग भी याद आता था, धरती मेरी माँ है।
तो वो फील होता था कि यार हाँ वाकई में ये ऐसा है। मतलब कुछ दिन बाद हम ये बोलने लगे थे कि यार हम लोग एक्टर हैं या सोल्जर हैं। हम लोग पूरा ऐसे मिट्टी में बैठे रहते हैं, पूरा शाम को जब जाते हैं पूरा बालों में मिट्टी, यहाँ मिट्टी वहाँ मिट्टी, कोई कुछ टचअप नहीं, कोई ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन वहीं पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो वो जब आप एक इस तरह की यूनिफॉर्म वाला कुछ काम करते हो ना और ज़्यादा टाइम के लिए करते हो, तो वो आपको यूनिफॉर्म से भी प्यार हो जाता है और आपको ये लगता भी है कि हाँ यार मैं किसी ड्यूटी करके आया हूँ, मैं कुछ ड्यूटी करके आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आप शूट खत्म की, आप जा रहे हैं कहीं सिग्नल पर रुके और कोई रैंडम सा बंदा आया और आपको सच में पुलिस वाला ही समझ गया कि हाँ सर पुलिस वाला हो, अपनी आप भी सर मेरे साथ ऐसा हुआ है प्लीज मुझे बचा लीजिए, ऐसा कभी हुआ सर? नहीं, ऐसा रैंडम कोई आदमी तो नहीं आया। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, तो मतलब मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हम लोग असली पुलिस वाले नहीं हैं। हम लोग आपकी जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते कि हम, क्योंकि हम असली पुलिस वाले नहीं, हम एक्टर्स हैं। हम एक रोल प्ले कर रहे हैं कॉप्स का। हम एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। हम एक कहानी, जो केस हुआ है उसको वो कैसे सॉल्व किया गया, पुलिस वालों ने उसमें कितनी मेहनत की, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं। हम असली पुलिस वाले नहीं हैं। तो आपके इसके लिए आपसे माफ़ी भी चाहते हैं कि आप लोग कई दफ़ा ऐसे लिखते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है सर, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो हम वैसे आप मॉरली हम ठीक है आपको मैसेज कर देते हैं या हम सपोर्ट कर देते हैं, बट हम उस तरीके से केस सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम असली पुलिस वाले नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है। ऐसे मान लो मैंने कोई ऐसी वीडियोस बनाई गर्ल सेफ्टी को लेकर, तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि अच्छा भैया मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं या ना बनाऊं, या फिर मेरा ब्रेकअप चल रहा है तो मैं उसको मना रहा है, मैं मान जाऊं कि ना मान जाऊं। ऐसा मतलब क्योंकि लोग ना इतना प्यार करने लगते हैं चीज़ों को, एक चाहे कैरेक्टर हो या फिर कोई सक्सेस क्यों ना हो कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो लोग उसको मैसेज करने लगते हैं काश मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। हाँ, क्योंकि देखो ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी ये खुशी होती है इस बात को सुन के कि लोगों को ये लगता है कि हम असली पुलिस वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना काम किया है ना वो बहुत ईमानदारी के साथ किया है और वो काम बहुत अच्छा हुआ है। शायद इसीलिए उनको ये बिलीव होता है कि हम असली पुलिस वाले हैं या एक्टर हैं। वो कंफ्यूज हैं कि ये असली पुलिस वाले हैं या ये एक्टर हैं। उनको पता है कि ये एक्टर हैं बट वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो सवाल होते हैं ना उससे जो वो अंतर्द्वंद बोलते हैं जिसको, वो पता चलता है कि उनके दिमाग में चल रहा है कि यार ये एक्टर है, नहीं ये इंस्पेक्टर है, नहीं ये असली पुलिस वाले, नहीं ये एक्टर ही है। तो ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। मुझे ऐसा लगता है शायद। ऐसा तो मतलब मैं तो आपके साथ काम कर चुका हूँ, मैं बताऊँ दरअसल मैं क्राइम पेट्रोल कर चुका हूँ, मैं एज अ कांस्टेबल रहता था उसमें, और मैंने अदर मतलब कैरेक्टर भी किए हैं बट कांस्टेबल मैंने ज़्यादा किया है, तो मुझे पता है माहौल कैसा है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माहौल कैसा रहता है सेट का, आना जाना, सीन करना। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि मतलब ऐसा मर्डर दिखाते हैं कि मर्डर असली में नहीं होता बट हो रहा होता है, और वहाँ हम उसको मारने जा रहे हैं या मर्डर हो चुका है, वो आंखें ऐसे कर दे तो हंसी आ जाती है कि ये क्या हो रहा है। हंसी मतलब हंसी नहीं आती है बट वो लगता है कभी कभी कॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। वो हो जाती वो है, टेंस माहौल चल रहा है तो अगर कोई हंसी आ गई थोड़े बहुत तो क्या होता है कि जो हम लोग तो खड़े हुए हैं है ना, बट वो जो भी जिसका भी मर्डर हुआ है, जो भी एक्टर है, जो डेड बॉडी जिसकी हम दिखा रहे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम में होता है। तो अगर कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जानबूझ के एटमॉस्फेयर लाइट क्रिएट करते हैं कि उसको वो प्रॉब्लम ना लगे, उसको ऐसा ना लगे कि उसको भारी ना लगे, क्योंकि ऊपर से धूप है, मिट्टी है, सब कुछ है, तो उसको भारी ना लगे। तो कई दफ़ा उस वजह से भी थोड़ा सा माहौल को लाइट बनाने के लिए, और वो थोड़ा सा उसने पंच मार दिया या उसने कॉमेडी कर दी या वो कर दिया, तो वैसे चलता रहता है। अदरवाइज़ क्या है कि वो क्राइम पेट्रोल ऐसा हंसी मजाक वाला सीरियल है ही नहीं, क्योंकि वो हर समय आपको एक लिमिटेड पीरियड के अंदर आपको एपिसोड रेडी करना होता है, तो बहुत भागम भाग होती है। आपने देखा ही है कि यहाँ से शिफ्टिंग, वहाँ से शिफ्टिंग, ये सीन फिनिश करना है, डे लाइट ना चली जाए, वो ना हो जाए, तो काम का वो प्रेशर जो है वो तो रहता है डेफिनेटली। तो बस उसके बीच में कभी चीज़ें हो जाती हैं तो कर लेते हैं। सर जैसे आपने कहा कि आप पहले नेगेटिव कैरेक्टर करते थे, उसके बाद क्राइम पेट्रोल में आप आ गए तो आप पुलिस वाले बन गए।
अब ये सुना है इंस्टाग्राम पे आप इतना कॉमेडी करने लगे हैं कि इतने मिलियन व्यूज आने लगे आपके, वो वीडियो कैसी थी आप मुझे बताया जरा। यार देखो, अभी सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, है ना, और सोशल मीडिया का ज़माना बुरी तरीके से सोशल मीडिया छाया हुआ है, तो हम भी उसकी गिरफ्त में हैं, जाहिर सी बात है। तो जब खाली टाइम मिलता है तो अपन इंस्टा सब चेक करते रहते हैं कि क्या बना रहे हैं। देखो इनिशियल क्या हुआ था, जब ये रील्स वील शुरू हुए थे, मैं टिकटॉक पे भी था। मैं टिकटॉक पे भी था, तो तब लॉकडाउन का टाइम था। तो कुछ काम था नहीं करने के लिए, अभी क्या करें, एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैंने वो टिकटॉक बनाना शुरू किया और वहाँ पे अच्छी खासी मुझे ग्रोथ दिखी थी। बट फिर सडनली ये हुआ कि वो ऐप बंद हो गया, चाइना वाइना का कुछ प्रॉब्लम हुआ इंडिया के साथ, तो वो ऐप हम लोगों ने उठा के बंद कर दिया। तो वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। फिर ये रील वाला दौर शुरू हुआ। तो इनिशियली थोड़ा सा ये लगता था कि अरे यार ये क्या रील वील के चक्कर है यार, अभी काम करें कि ये रील बनाएं, ये सब चक्कर अपने को समझ में आता नहीं था। तो कई दफ़ा लोग बोलते थे कि यार चलो रील बनाते हैं, तो अरे यार छोड़ना यार, पहले अपने को ये काम करना है। काम का तो आज भी है, बट उस समय ये था कि उतना ध्यान था नहीं रील की तरफ। बट क्या हुआ, सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है एक एक्टर के लिए ना। ये मैंने जो आप जिस रील की बात कर रहे हो ना, ये करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होता है कि एक्टर को मूड ही तो पकड़ना होता है, ये सारा मूड का ही तो खेल है। आपने वहाँ पे एक डायलॉग आपको 10 सेकंड का 15 सेकंड का मिलता है, और उसमें अगर आप मूड पकड़ना सीख जाते हो चीज़ों का, एक कैरेक्टर का, एक उसका, तो ये एज एन एक्टर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि आजकल देखो तो हिंदुस्तान में हर घर में एक्टर पैदा हो गया है, उसकी वजह से वो एक थोड़ी सी दुविधा वाली बात भी है, खतरे वाली बात भी है। बट ठीक है, सब टैलेंटेड लोग हैं, सब अपना टैलेंट अपने घर पे बैठ कर दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बहुत अच्छी बात है। अब उतनी बॉम्बे आने की किसी को ज़रूरत है नहीं टैलेंट दिखाने के लिए। वो ज़माने निकल गए कि जब लोग बॉम्बे आते थे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आजकल आप घर पे बैठ के भी अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, शुरू हो जाओ, तो आपका टैलेंट पूरी दुनिया देख रही है। तो हाँ, ये फिर कैसे आया कि जब मैं ये से रील स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मुझे ये रील दिखाई दी, और ये पता नहीं कैसा थॉट मेरे दिमाग में आया, एक रैंडमली मैंने सोचा कि चलो यार इस पर बना लेता हूँ। मैं कुछ अलग ही मूड में बैठा हुआ था और मैंने इसको बना लिया। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा टेक्स लिए नहीं इसमें, कि मैंने मतलब दूसरी या तीसरी बार में मैं लिपसिंग करने के लिए मुझे उतना प्रॉब्लम होता नहीं, मैं जल्दी कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा एक टचवुड एक है चीज़ कि मैं लिपसिंग कर लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा। मैंने कहा चलो यार इस पर कुछ बनाते हैं, तो बना दिया। और मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो मतलब 3.1 मिलियन व्यूज़ हो गए। मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा एक रात में 3.1 मिलियन व्यूज़, तो कमाल हो गया यार। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे देखा तो अभी उसने 5 मिलियन क्रॉस किया है। और था क्या वो वीडियो सर, कैसा था वो वीडियो? वो वीडियो आई एम श्योर कि अब सभी ने देखा होगा, और उसमें एक बंदा बैठ के बोल रहा है बाबा को, मुझे सक्सेसफुल बना दीजिए, सक्सेसफुल बनना नहीं है। ऐसा था कि क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते तो हो, वो बड़ा इनोसेंट सा है, इनोसेंट। उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, और बट उसको इंग्लिश भी बोलनी है। वो जो उसके चेहरे पे जो एक वो है ना, एक एक इग्नोरेंस जो होती है, एक इनोसेंस जो होती है, वो है उसके फेस में। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। इग्नोरेंस मतलब वो उसको जो बोल रहा है उसको पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, हाँ, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। बट वो क्या है, उसको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल बोलना नहीं आता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को बहुत सारे शब्द बोलने नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड का अलग अलग होता है। बट वो समाउ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्यूट था। और आप बनियान में सर, मैं सच में हद की, आप बनियान में ऐसे बैठ के एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में आप गाँव के उस पोजीशन में थे। और फेस पे ऐसा मतलब था आपके अंदर कॉमेडी का वो फेस भी दिखा रहे थे आप, कि ऐसे बैठ के हाँ क्या था सर, क्या था सर, आप खुद बोलिए क्या था? सक्सेसफुल, 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 सफलता चाहिए, सफलता। तो वैसा कुछ था। तो वो अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे ये भी एक्सपेरिमेंट देखना था कि अगर मैं, लोगों ने मुझे इतना सीरियस देखा हुआ है इंस्पेक्टर में, जहाँ मैं कभी ना हंसता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ ना मैं फ्रेंडली होता हूँ, और सडनली अचानक से मैं एकदम बैंग अपोजिट एक कैरेक्टर है जो बहुत कॉमेडी है, कुछ भी बोल रहा है। तो वो मुझे ट्राई करना था। लकीली चलो बाय गॉड ग्रेस लोगों को पसंद आया। थैंक यू सो मच, लव यू।
सर हंसी मजाक तो हमने बहुत कर ली, आपसे इजाज़त चाहूँगा थोड़ा सीरियस बात करने का। अरे यार, क्यों सीरियस बातें कर रहे हो? पब्लिक को एंटरटेनमेंट करवाओ। वैसे ही इतने लोग अपनी ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम्स के साथ जूझते रहते हैं, पूरा सीरियस मामला सीरियस ही चल रहा है सब तरफ देखो। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब बातें तो हो ही जाए सीरियस वाली। चलो ठीक है, कुछ कि जैसे मान लीजिए कि हम क्राइम पेट्रोल करते हैं तो लोग सोचते हैं, बहुत ऐसे शहरों में जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, क्राइम पेट्रोल से वो निगेटिव चीज़ें सीखते हैं, क्राइम करना सीखते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? देखो यार, क्राइम पेट्रोल की एक टैगलाइन है हमेशा से, क्राइम नेवर पेस। जो इसको इंग्लिश में समझते हैं वो तो समझ ही गए होंगे। हिंदी में जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं, उनके लिए ये है कि क्राइम नेवर पेज मतलब अगर आप कोई भी क्राइम करोगे ना तो आप कभी बच नहीं पाओगे। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपने कितनी भी चालाकी से उस क्राइम को किया है, बट आप पकड़े तो ज़रूर जाओगे बॉस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना पकड़े जाओ। आपको कोई भी क्राइम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी फैमिली का क्या होगा। आपके घर में आपकी माँ है, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, आपके फादर होंगे, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, पता है आपको। आप क्राइम एक रैंडम, आपने एक इमोशन आपके अंदर आया, किसी के लिए गुस्सा आया, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कुछ भी है, एक रैंडम आपके अंदर एक इमोशन आया और आपने मर्डर कर दिया, तो फिर आप उसके बाद भागते क्यों? अगर आपको डर नहीं है तो। अगर आप उतने ही डेयरिंग हो तो फिर आप रुको वहीं पे, फिर क्यों भागते हो? तो इसीलिए अच्छे से अच्छे क्रिमिनल भी ना क्राइम करने के बाद भागते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब उन्होंने वो काम कर दिया है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, उनकी फैमिली कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकल जाएगी उनकी, सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ क्राइम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, और 1000 बार सोचने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि क्राइम मत कीजिए, कोई और दूसरा रास्ता निकालिए। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, तो बात करके उसको सॉल्व करो, जितना हो सके उतना बातें करो, बट कुछ भी करो बट क्राइम मत। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि क्राइम पेट्रोल के लास्ट में पुलिस वाली पकड़ के धोते कैसे हैं। हाँ, और मुझे तो लगता है कि हम शायद बहुत कम धोते हैं। असली वाले तो ऐसा धोते होंगे ना, कि ऐसा धोते होंगे कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो फिर भी इस वजह से रुक जाते कि हम जिसको मार रहे हैं वो भी एक एक्टर है, तो उसके कहीं चोट ना लग जाए, कहीं वो वहाँ थोड़ी ना सोचते होंगे यार वो कि ये सामने वाला इसके कहीं चोट ना लग जाए। वहाँ तो वो फिर तो ताबड़तोड़ जो आपके ऊपर बरसते हैं ना, तो वो सही बरसते हैं। और कई केसेस में ना, मैं आपको बताऊँ, क्राइम पेट्रोल करते हुए कई केसेस में हमने भी ये फील किया कि जब हमने देखा ना कि बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं, या किसी लड़की को उन्होंने बहुत ब्रूटली उन्होंने उसके साथ रेप किया या उसके साथ मर्डर किया और वो किया, एज एन एक्टर हमें वो फीलिंग आती है। कभी कभी बोलते हैं ना कि यार सर आपने वो बहुत शॉट अच्छा दिया, शायद वो शॉट इसलिए अच्छा गया होगा क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए होंगे एज एन एक्टर, उस इमोशन को टच किया होगा कि अगर हम वाकई में इंस्पेक्टर होते तो इसको बता देते कि हम इसने कितना बड़ा क्राइम किया है। जबकि खुद सामने वाला एक्टर है, फिर भी सामने वाला एक्टर है, वो सामने वाले एक्टर बेचारे वो डर जाते हैं, हमारा एग्रेशन देख के ना वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम कभी कभी खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना वो करते करते, कि वो एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए शायद हम भूल भी जाते हो कि ये एक्टर है, क्योंकि हमने वो जो पीछे जब वो देखा है ना, वो सब डेड बॉडी और वो बच्चों की लाशें और वो ब्लड और वो किस तरीके से वो उन्होंने वो जो टॉर्चर किया है, उस बच्ची ने, एक छोटी सी बच्ची ने या एक लड़की ने उसको अकेला समझ के जो किया है, वो बहुत वो होता है यार, बहुत डिस्टर्ब करने वाला होता है। क्योंकि सर आप स्क्रिप्ट पढ़ते भी हैं तो उसमें लिखा भी रहता है सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हाँ ऐसे मतलब करना है। वो सब लिखा रहता है, वो पढ़ने से भी आता है, और जब एक्चुअली हम लोग सीन करने के लिए जाते हैं ना, वो फीलिंग आती है हमें कि यार अगर एक्चुअली किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो कितने पेन में गई होगी, उसके साथ उसने कितना कितना मतलब हमें थोड़ी सी चोट लग जाती है, हमारी दम निकल जाती है, जान निकल जाती है हमारी। और बच्चियों के साथ और लड़कियों के साथ लोग कैसे इस तरह से कर देते हैं, या मतलब किसी आदमी के साथ भी कैसे उसको इतना स्टैबिंग, ये वो सब, मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि यार मत करो प्लीज़ भाई, मत करो ऐसा। ऐसा कभी मतलब आया आपके जहन में कि मतलब ये केस
मतलब बहुत ज़्यादा भयानक है, शायद क्राइम पेट्रोल में या फिर असल ज़िंदगी में। और असल ज़िंदगी में भी वो आ जाता है क्राइम पेट्रोल में कि यार हाँ ये तो केस सुना हुआ लगता है जो हम शूट कर रहे हैं, तो फिर आ जाता है ना कि मतलब इसको तो ख़त्म ही कर देना है, मतलब ऐसा कि असल ज़िंदगी में अगर वहाँ पे होते तो शायद ख़त्म ही कर देते। हाँ मतलब कुछ केसेस हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतनी स्टोरीज की है ना बिल्कुल। कि वो एकदम से रैंडमली ऐसे याद नहीं आता है कि कौन सा एपिसोड। बट जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि कुछ एपिसोड्स में ऐसी फीलिंग आई थी, क्योंकि पहले जो क्राइम पेट्रोल शूट होता था वो बेसिकली वैसे ही एपिसोड्स बनते थे जो क्राइम अभी नया नया हुआ है, तो उसके 2-3-4 महीने के बाद ही ना उसके ऊपर हम लोग एपिसोड्स बनाते थे। तो तब हमें लगता था कि हाँ यार मतलब इतना मतलब वो एग्रेशन और उतना गुस्सा और उतनी मार पिटाई, उतना टॉर्चर क्रिमिनल को पकड़ने के बाद बनता है, मतलब वो अननेसेसरी नहीं बिल्कुल। है, वो है। सर चलने से पहले बस आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप जो न्यू कमर्स मुंबई में एज एन एक्टर आ रहे हैं उनके लिए आप कोई सुझाव दे दीजिए। देखो सुझाव यही दूंगा कि आप अगर बॉम्बे आते हैं ना, तो पहले तो ये कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड देख के आइए कि आप, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पे पैसा चाहिए, और पैसा ही नहीं चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। और हो सकता है कि शायद आप उतना अफोर्ड ना कर पाओ, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उतना अफोर्ड ना कर पाएँ, तो आप उनको प्रेशराइज मत करो। हाँ, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पागलपन है और आपको एक्टर ही बनना है, आप उसी कंडीशन में आप यहाँ पे आओ। आप किसी को देख के मत आओ कि मतलब वो अच्छा, इस यहाँ की चमक दमक को देख के या यहाँ के ग्लैमर को देख के मत आओ। आपको अगर कुछ बनना है, आपको वाकई में लगता है कि मतलब उतना पागलपन मैं झेल पाऊँगा यहाँ पे, तो आप तभी आओ। और अपने पेरेंट्स के साथ परमिशन से उनको मना के अच्छे से उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसके बाद ही आओ। अपना थोड़ा सा फाइनेंस थोड़ा सा बैकअप रख के आओ, ताकि थोड़े दिन अगर हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़े, चांसेस दोनों हैं। हो सकता है कि आपको आते ही काम मिल जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आते काम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको जल्दी भी काम मिल जाए, और हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। तो बी प्रिपेयर्ड, उन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहो। ये बम्बई नगरिया है, मुंबई नगरिया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, सपने साकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से आए, और उन सबको मेरी तरफ से अच्छा एक्टर बनने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर लास्ट वर्ड आपके क्राइम पेट्रोल के दर्शकों के लिए हो जाए। क्राइम पेट्रोल के दर्शकों का तो यार जितना धन्यवाद करो ना, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, कि उन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके जो भी दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, या जो भी सब्सक्राइबर हैं, उन सब के माध्यम से मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको इतना पसंद करते हैं, हमारे काम को इतना पसंद करते हैं। क्राइम पेट्रोल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू। थैंक यू सो मच आने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और चैट में